नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं हिंदी का मॉडल पेपर 16 लेकर आया हूं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो कंप्लीट देखें और आपका जो भी स्कोर रहता है वो आप हमें कमेंट करें। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। यहाँ पर कहा गया है प्रश्न क्रमांक 1 में, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कक्षा में। अब भैया प्रश्न आता है कि बहुभाषी कक्षा क्या होती है। तो ऐसी कक्षा जिसमें बहुत सारी भाषाओं के बच्चे होते हैं, उस कक्षा को कहा जाता है बहुभाषी कक्षा। तो बताएं कौन कथन इसमें से सही होगा। भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी, कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता, कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, अधिक से अधिक भाषाओं के पुस्तकों की आवश्यकता, या फिर सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता। तो प्यारे साथियों, बहुभाषी कक्षा में भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करें। इससे क्या होगा, बच्चे एक दूसरे की भाषा से परिचित होंगे और वह भाषा भी सीख लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। बताएं मेरे भाई, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, या फिर व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। तो मेरे भाई, व्याकरण के ज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है वो होता है कि जब आप भाषा प्रयोग करते हैं तो उसमें आप व्याकरण को भी ध्यान रखें। अर्थात हम कह सकते हैं जो व्याकरण भैया यह भाषा को दोष मुक्त करती है। ठीक है, इसलिए इसका भाषा प्रयोग में ध्यान रखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहा गया है निषिद्ध शब्द का विलोम है। बताएं भाई, निषिद्ध शब्द का विलोम क्या होता है। विहित, संदिग्ध, अनुपयोगी या फिर प्रतिबंधित। तो निषिद्ध शब्द का विलोम होता है विहित। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, देखिए, अनुपयोगी का विलोम क्या होगा, उपयोगी होगा। ठीक है, संदिग्ध का विलोम क्या होगा, असंदिग्ध होगा, और प्रतिबंधित का विलोम होगा स्वतंत्र। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। कहा गया है अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। मेरे भाई, यदि बच्चा अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग में त्रुटि करता है तो आप इसे कैसे दूर करेंगे। छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर नहीं मेरे भाई, अनुस्वार शब्द वाले शब्दों की सूची बनाकर नहीं, स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर कर। बिल्कुल भैया, यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। आप स्वयं सही उच्चारण उसके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे बच्चे को समझ में आएगा कहां पर अनुस्वर का यूज होना है और कहां पर अनुनासिक का। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ है, चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे।
मिश्रित वाक्य संरचना, विचारों की मौलिकता, वर्तनीगत शुद्धता या फिर तत्सम शब्दावली। तो मेरे भाई हमें क्या है, लेखन क्षमता का आकलन करना है। तो मेरे भाई इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है विचारों की मौलिकता। ठीक है, यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य होता है अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है? बताएं आप इन चार में से कौन सा जंगल का पर्यायवाची नहीं है। भैया कांतार बिल्कुल भैया, कानन ए भी है, अटवी ए भी है, विपिन, अरण्य ये सभी क्या है जंगल के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन भैया जो ऑप्शन बी में दिया है कांता, मेरे भाई कांता जंगल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि कांता स्त्री का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्त्री के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और अटवी, कांतार, कानन, विपिन, वन, अरण्य ये सभी जंगल के पर्यायवाची हैं। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं? बताएं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं? एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होती हैं। बिल्कुल भैया, जैसे हमने चौथी कक्षा भैया को सीखा है तो पक्का है जो यहाँ पर सीखा है वो अगली कक्षा में क्या है, न्यू का काम करेगा। तो बिल्कुल ये सही है। फिर क्या है, बच्चों को किन्हीं अवधारणा को ना सीखने के कारण उन्हें फेल करना से रोकना उचित ही है। ये भैया गलत है। यदि भैया बच्चा क्या कर रहा है, अवधारणा नहीं सीखता है, तो आप उसे फेल कर दोगे? नहीं भैया, ऐसा नहीं करेंगे। जो बच्चा पिछली कक्षा की बात नहीं सीख पाए हैं वे अगली कक्षा में और पछड़ जाएंगे, अतः उन्हें उस कक्षा में रोक देना चाहिए। ये भी गलत है। ऑप्शन डी में कहा गया है जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए हैं उन्हें फेल करके रोकने से भी जरूरी नहीं है कि वे सीख जाएं। ये हम नहीं कह सकते, बल्कि यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा भैया ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न। अब देखिए प्रश्न समझा करो आप पहले। पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो बताएंगे भैया इसके बारे में कौन सही है। स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होने चाहिए, पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होंगे, पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। तो मेरे भाई प्रश्न में कहा ही यही कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर प्रश्न पूछने की बात की गई है, तो हम कह सकते हैं पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। ठीक है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ। चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। ठीक है, यहां पर कहा गया है अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चुनाव कीजिए। बता भैया इन चार में से कौन सा मुहावरा अनिश्चितता के भाव को प्रकट करता है? तो भैया यहां पर ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं, ना जाने ऊंट किस करवट बैठेगा। तो ये क्या है? अनिश्चितता के भाव को प्रकट करता है। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। जैसा वर्तमान में अभी एमपी सरकार कर रही है, पता ही नहीं भैया कि वह किस करवट बैठेगी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? प्रश्न में ये कहा गया भैया संदर्भ के अनुसार शब्दों का उपयुक्त चयन। बिल्कुल भैया,
जो शब्द जहां पर सेट हो रहा है उसी के अनुरूप आपको शब्द का चयन करना है। तो बताएंगे इसके लिए सबसे अच्छा क्या है, विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना, विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग कराना, व्याकरण की विविध पुस्तकें पढ़वाना, या फिर विविध शब्दों की सूची याद करवाना। तो भैया यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना, क्योंकि भैया जब भी शब्द प्रयोग के उपयुक्त चयन की बात की जाती है तो इसमें सबसे अच्छा होता है वाक्य प्रयोग, क्योंकि इससे क्या है, बच्चे को उस शब्द की अर्थ की अभिव्यक्ति का ज्ञान सही तरीके से हो जाता है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? बता भैया। देखिए प्रश्न में कहा गया है अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि इनको नहीं करना पड़ेगा, करना सभी को पड़ेगा थोड़ा बहुत है, लेकिन सबसे अधिक इन्हें करना पड़ेगा। तो देखिए भैया जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है भैया इन्हें थोड़ा कम होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखें भैया जो ऑप्शन सी में कहा गया है जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, बिल्कुल भैया क्या है, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। मान लो कोई की भाषा भैया पंजाबी है और उसे हिंदी सीखना है, तो भैया सीधी बात है भैया उससे भैया अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की भाषा है वो हिंदी से मिलती जुलती भैया तो उसे थोड़ा कम कठिनाई होगी, है ना। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर भैया वो ऑप्शन सी के साथ है चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। यहां पर भाई कहा गया है बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है? आपको क्या करना भैया, बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करना है। तो मेरे भाई मैं आपको कई बार बता चुका हूं भाषा क्षमता का आकलन की जब भी बात की जाए तो आपको वहां पर ऐसा कथन देखना है जिसमें बच्चा स्वयं अभिव्यक्ति करे। ठीक है, देखिए नीचे दिए गए शब्दों को पढ़कर सुनाइए। इसमें क्वेश्चन भैया तो क्या है, पढ़ के सुना देगा। नीचे लिखे गए वाक्य को पढ़कर सुनाइए, कुछ नहीं है। शब्दों के वचन बदलने की बात की गई है, बदल देगा। अब देखिए ऑप्शन डी में कहा गया है फेरी वालों की आवाजें सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। तो ये बिल्कुल भैया यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं, इसका कारण हो सकता है? बताएं मेरे भाई, उसकी कक्षा में सब ऐसा ही करते हैं? नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। उसकी विचार प्रक्रिया अव्यवस्थित है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, नहीं, बल्कि भैया हम ये कह सकते हैं वह क्या करती है, रटने पर भैया फोकस करती है, अर्थात उसमें क्या है, कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, क्योंकि भैया यदि किसी बच्चे में कल्पनाशीलता का अभाव होता है तो वह बच्चा क्या करता है, रटे रटाए प्रश्नों का जवाब देता है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 14 पर। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भैया अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस ऐषण। ठीक है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ। यदि आपसे पूछा जाए यहां पर संधि कौन सी होगी भैया, तो बहुत आसान है, इसमें क्या होगा, एण संधि होगी। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। सभी भाषाई कुशलताएं, जो भाषाई कुशलता है ना हमारी, बोलना पढ़ना लिखना सुनना ही रहे हैं ना, बताएं एक कैसी हैं, एक दूसरे से संबद्ध हैं, एक दूसरे से बढ़कर हैं, एक दूसरे से अलग हैं, या फिर एक दूसरे से प्रभावित नहीं होती। तो भैया हम सभी जानते हैं ये आपस में क्या है, संबद्ध होती हैं और एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। तो यहाँ पर भैया जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पर।
और आपको भाई क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। भाषा का प्रमुख प्राकार्य है, बताएं मेरे भाई भाषा का प्रमुख प्राकार्य क्या है? लेखन दक्षता, प्रतिवेदन लिखना, भाषण देना या फिर संप्रेषण। तो मेरे भाई हम सभी जानते हैं भाषा का प्रमुख कार्य प्राकार्य होता है संप्रेषण करना। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन डी के साथ, क्योंकि हम सभी जानते हैं भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान करने का एक साधन होता है मेरे भाई, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। था किस वर्ग का व्यंजन है? बताएं भाई जो था है भैया यह किस वर्ग का व्यंजन होता है? ओष्ठ्य, तालव्य, दंत या फिर ऊष्म। तो मेरे भाई था कैसा है? ये दंत में आएगा मेरे भाई। देखिए ता हो गया, था हो गया, दा हो गया, धा हो गया, ना हो गया, ये भैया सभी क्या हैं? दंत में ही आते हैं। ठीक है, चलिए और ओष्ठ्य में क्या आते हैं? पा, फा, ठीक है, बा, भा, मा, ये कभी सभी आते हैं ओष्ठ्य में। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। यहां पर भैया कहा गया है विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। समग्रता से हो सके भाषाई विकास, तो मेरे भाई भाषा विकास में हम सभी जानते हैं क्या होता है? अवसर दिए जाने चाहिए भैया भाषा प्रयोग के। तो आपको यहां पर ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें भाषा प्रयोग के अवसरों की बात की गई है। तो ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं भैया भाषा प्रयोग के विविध अवसर। ठीक है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा यहां पर? हमारा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, और मैं बहुत जल्दी एक ट्रैक का वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा, यदि आप वो पॉइंट पकड़ लेंगे तो आप आसानी से आंसर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग, जो हम भाषा लिखते हैं भैया बताएं इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है? नहीं भैया, कार्यालय कार्यों के लिए ही किया जाता है। भैया ऐसा किसने बोल दिया कि लिखित भाषा का प्रयोग केवल कार्यालय कार्यों में ही होगा? हम भैया बहुत तरीकों में काम करते हैं लिखित भाषा का, तो अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। बिल्कुल भैया सही बात है, जो लिखित भाषा का प्रयोग भैया हम अपनी अभिव्यक्ति के लिए करते हैं। राइट आंसर यहां पर हमारा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। अब यहां पर भैया क्या कहा गया है? यहां पर भाई कहा गया है पाठ्य पुस्तक पर नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वो है। यदि भैया पाठ्य पुस्तक पर एक नया पाठ अध्यापक आरंभ करना चाहता है तो बताएं पाठ आरंभ करने से पहले क्या है? पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताएं। भैया पाठ से मिलने वाली सीख को भैया जब पाठ पढ़ जाएगा उसके बाद में बताएंगे भैया कि इस पाठ से हमें क्या सीख मिली। ठीक है, यहां पर हमें पहले का कार्य बताना है। पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें, तो बिल्कुल भैया यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। पहले हम बच्चे को पाठ के मूल भाव के बारे में बता देंगे कि आखिर इस पाठ में क्या क्या होगा। इससे क्या होगा? बच्चे के मन में उस पाठ के प्रति इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। जो पसीने से उत्पन्न हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? भैया पसीने को क्या कहा जाता है? भैया पसीने को पता हुआ आपको, तो स्वेद भैया पसीने का पर्यायवाची होता है। तो पसीने से उत्पन्न हो इसके लिए क्या होगा? स्वेदज। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ। इसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखना, जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसे अंडज कहा जाएगा, जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू। भैया इसको ध्यान रखना, स्वयंभू को ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जरायु या फिर गर्भाशय से उत्पन्न होने वाले को कहा जाएगा जरायुज। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 22 पर।
अब भैया जैसा कि मैंने आपसे बोला था, मैंने इसमें गद्यांश को भी ऐड किया है। तो भैया पहले आपको इस गद्यांश को पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 22 से प्रश्न क्रमांक 30 तक के आंसर देना है। तो भैया छोटा सा गद्यांश है, हम फटाफट इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम बहुत जल्दी इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। देखिए इस गद्यांश को अच्छे से समझ लेंगे हम तो आपको 9 नंबर यहां से पक्के हो जाएंगे। अब चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। माँ क्या बोल रही है, रमेश मीना क्यों रो रही है। रमेश बोल रहा है मैंने चांटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी माँ। लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो, यह भी कोई पढ़ने का समय है क्या। आजकल पढ़ाई 24 घंटों की हो गई है, दिमाग है या मशीन। और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना जरूरी है। तो रमेश क्या बोलता है, माँ पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊंगा, मुझे तो फर्स्ट आना है, तुम भी तो यही कहती थी। माँ क्या बोल रही है, हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल खेल खेल, फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ना होता। अब जब परीक्षा सर पर आ गई हैं तो रटने बैठे हो। तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे। अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफी होता है अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए। और भैया मैं यही बात आपसे बोलता हूं, मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट करते भैया मैं 15 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं, सिलेक्शन हो जाएगा क्या। भैया घंटे से कुछ नहीं होता है, यदि आपने समझकर पढ़ा है तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है। तो रमेश क्या बोलता है, अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊंगा, कोई आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। माँ क्या बोलती है, अकबर का जन्म जहां भी हुआ हो तुम्हारा जन्म यही हुआ है और मैं तुम्हें रट्टा तोता नहीं बनने दूंगी। पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है। ठीक है भैया। अब चलिए हम फटाफट प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। मीना और रमेश, भैया रमेश ने क्या है मीना को मारा था। मीना कौन थी, रमेश की बहन थी भैया। तो ये आपस में क्या है, भाई बहन है। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। रमेश ने मीना की पिटाई की, क्यों की हुआ है, क्यों की थी भैया पिटाई। वहां पर कहा गया है, माँ ने पूछा मारा क्यों, तो बोल रही है, उसने बोला था कि यह पढ़ने नहीं दे रही थी। किसके साथ जाएगा, ऑप्शन डी के साथ। कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है। देखिए भाई यहां पर जो भी आपको आंसर देने होते हैं वो गद्यांश के आधार पर नहीं देने होते हैं, नहीं तो आप मन से सोचने लगो कि इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई गद्यांश के अनुसार कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक होता है शुरू से नियमित पढ़ाई करना। उसकी मां ने बोला है ना, अव्वल आने के लिए शुरू से पढ़ाई करना होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। यह भी कोई पढ़ने का समय है। इस प्रश्न का आशय क्या है, मतलब माँ ने ऐसा कहा, इसलिए कहा है क्योंकि भैया वो समय पढ़ने का नहीं है। ठीक है। यह भी कोई पढ़ने का समय है। इस प्रश्न का आशय भैया वह समय पढ़ने का नहीं है। ठीक है। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं। जो शब्द शेष से भिन्न हो उसे छांटिए। परीक्षा अव्वल प्रथम फर्स्ट, तो भैया हम सभी देख रहे हैं जो अव्वल है, प्रथम है और फर्स्ट है, ये क्या भैया, ये तीनों क्या है, एक ही अर्थ वाले हैं, लेकिन इसमें क्या परीक्षा अलग हो जाएगा। कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त होगा, पढ़ाकू नहीं भैया, पढ़ाकू नहीं है वो, परिश्रमी नहीं, लापरवाह नहीं। रमेश के लिए भैया सही होगा रट्टू तोता। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को कहा जाता है विशेषण। ठीक है। तो रट्टू तोता क्या है, ये विशेषता बता रहा रमेश की। ठीक है। तो ये विशेषण हो जाएगा। फिर क्या है 28 में, पर तुम क्या भाव है। माँ ने बोला है ना, जब रमेश ने कहा मैं पढ़ नहीं पाता तो माँ ने कहा लेकिन पर तुम, तो इसका अर्थ भाव क्या है, इसका भैया भाव है, इसका क्या भाव भैया कि पर तुमने ध्यान नहीं दिया। क्या है, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। ओके।
प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था भैया? तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? हमने पढ़ा ना गद्यांश में, अमरकोट में। जब माँ ने कहा था भैया कहीं भी हुआ हो तुम्हारा तो यही हुआ है। ठीक है, देखिए मैंने भैया एक बार पढ़ा है और मुझे पूरा गद्यांश मेरे दिमाग में सेट हो गया है, क्योंकि मैंने ध्यान से पढ़ा है। बहुत निकट आना के लिए मुहावरा क्या है? सर पर आना। कहते ना सिर पर, एग्जाम मेरे सर पर आ गए हैं, अर्थात एग्जाम बहुत निकट आ गए हैं। तो प्यारे साथियों, आज इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।